Hello everyone. In this video, I'll discuss about market and their different forms. इस वीडियो में हम मार्केट और उसके डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में जानेंगे। और ये जो चैप्टर है ये सेकेंड लास्ट चैप्टर है माइक्रो पार्ट का। इसके बाद सिर्फ एक और चैप्टर बचेगा और माइक्रो पार्ट खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं मार्केट क्या होता है। जनरली by market we mean a specific place where buying and selling take place, but in economics the concept of market is broad. In economics, market does not refer to a specific place. Here market means any system or arrangements that brings the buyers and sellers together. कोई भी एक सिस्टम जो बायर्स और सेलर्स को एक साथ लाता है इज कॉल्ड मार्केट। सो मार्केट मीन्स एनी सिस्टम दैट ब्रिंग्स द बायर्स एंड सेलर्स टुगेदर एंड द बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस एट a price agreed by both the parties. So that is market. Next we will see on what basis द मार्केट्स आर क्लासिफाइड। मार्केट्स को किस बेसिस पे क्लासिफाइड किया जाता है। सबसे पहला बेसिस है नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। द पावर ऑफ ए सेलर टू इन्फ्लुएंस द मार्केट डिपेंड्स अपॉन इट्स शेयर इन टोटल सप्लाई। किसी भी मार्केट में सेलर का पावर तभी ज़्यादा होगा जब नंबर ऑफ सेलर कम होगा। अगर नंबर ऑफ सेलर बहुत सारा है तो एक सिंगल सेलर का मार्केट के ऊपर ज़्यादा पावर नहीं रहेगा। उसी तरह अगर मार्केट के अंदर खरीदने वाला सिर्फ एक है, बायर अगर सिर्फ एक है और सेलर बहुत सारे, तो बायर्स जो खरीदेगा उसका बहुत पावर होगा क्योंकि वो सिंगल है, वो कहीं से भी खरीद सकता है, वो उसका बार्गेनिंग पावर बहुत ज़्यादा होगा। और अगर बायर्स नंबर ऑफ बायर्स बहुत सारे ज़्यादा है तो बार्गेनिंग पावर फिर ज़्यादा नहीं होगा। सो नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि सेलर का या बायर का मार्केट पे पावर कितना होगा। द नेक्स्ट बेसिस इज नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स आर डिस्टिंग्विश फ्रॉम ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द प्रोडक्ट दे सेल। कोई भी सेलर क्या सेल करता है या एक मार्केट के अंदर जितने भी सेलर्स है वो क्या सेल कर रहे हैं उसके ऊपर भी मार्केट क्लासिफाई किया जाता है। अगर सारे सेलर्स एक मार्केट के अंदर जितने भी सेलर्स है अगर वो होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, होमोजीनियस मतलब सेम, तो फिर एक सिंगल सेलर का मार्केट के ऊपर ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा क्योंकि सब लोग सिमिलर प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। लेकिन अगर जो सेलर है वो अलग अलग प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट सेल कर रहा है, देन जो सेलर है वो प्राइस के साथ थोड़ा कंट्रोल कर सकता है। लेकिन अगर होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल कर रहा है, सारे जो सेलर्स है अगर वो एक ही प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो ईच सिंगल सेलर का अपने प्राइस के ऊपर, प्रोडक्ट प्राइस के ऊपर ज़्यादा पावर नहीं रहेगा। नेक्स्ट इज नॉलेज अबाउट द मार्केट। मार्केट्स आर ऑल्सो डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज अबाउट द मार्केट। अगर बायर एंड सेलर का, अगर दोनों पार्टी का फुल नॉलेज है कि प्रोडक्ट कैसा है, कितना प्राइस है, कहाँ मिलता है, तो फिर यूनिफॉर्म प्राइस जो है मार्केट में प्रिवेल होगा क्योंकि सबको मालूम है कि ये इसका प्राइस, प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, कहाँ मिलेगा। और अगर कोई ज़्यादा ले रहा है तो ऑब्वियसली बायर्स उसके पास नहीं जाएगा। तो एक यूनिफॉर्म प्राइस मार्केट में होगा अगर फुल इंफॉर्मेशन, फुल नॉलेज अगर मार्केट का सबको है। और अगर नहीं है तो फिर सेलर जो है वो प्राइस कोई भी चार्ज कर सकता है क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं है। एंड द लास्ट पॉइंट इज फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट मीन्स दैट देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स एंड एग्जिट ऑफ एग्जिस्टिंग फर्म्स। न्यू फर्म मार्केट में
एंटर होने में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, और जो एग्जिस्टिंग फार्म है वो भी जब चाहे अपना बिजनेस छोड़ के जा सकता है। दैट इज फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। अगर ये रहता है मार्केट में तो फिर कंपटीशन ज़्यादा होगा, क्योंकि कोई भी कभी भी मार्केट में अपना बिजनेस खोल सकता है और कोई भी अपना बिजनेस से एग्जिट हो सकता है, तो कंपटीशन इससे ज़्यादा होगा। अदरवाइज अगर रेस्ट्रिक्शन रहता है, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट में अगर रेस्ट्रिक्शन रहता है, अगर मैं मार्केट में या फिर कोई भी अगर मार्केट में बिजनेस नहीं खोल सकता है बिकॉज ऑफ सम कंडीशंस, तो क्या होगा, कंपटीशन कम होगा और सेलर का प्राइस के ऊपर ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहेगा। सो दीज आर द पॉइंट्स on which the different markets are classified. Now what are those markets? Based on these characteristics: number of buyers and sellers, nature of the product they sell, knowledge about the market, and freedom of entry and exit, the markets are classified into two broad categories: perfect competition market and imperfect competition market. Again, imperfect competition market are divided into monopoly market, monopolistic competition market, and oligopoly market. So first we'll see about perfect competition market. What is perfect competition market? It is a market form where there is a large number of buyers and sellers selling homogeneous product at a price which is determined by the market forces of demand and supply. परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एक ऐसा मार्केट है जिसके अंदर जितने भी सेलर्स है ये सब होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल करेगा। होमोजीनियस मतलब सेम, और क्योंकि सब एक ही प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो इसका प्राइस के ऊपर मार्केट का मतलब एक सिंगल सेलर का प्राइस के ऊपर कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा, क्योंकि सब लोग सिमिलर प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। जो बायर है वो अगर सेलर ज़्यादा प्राइस चार्ज करेगा तो बायर खरीदेगा नहीं, क्योंकि दूसरा सेलर अवेलेबल है, और अगर कम चार्ज करता है सेलर तो बाकी सेलर भी उसको फॉलो करेगा, तो प्राइस ना बढ़ सकता है ना प्राइस कम हो सकता है। तो ये एक ऐसा मार्केट है जिसमें जितने भी सेलर्स है ये सब होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल करते हैं, एंड देयर द नंबर ऑफ सेलर इज ह्यूज एज वेल एज द नंबर ऑफ बायर्स। ये मार्केट बेसिकली देखा जाता है वेजिटेबल्स में, जहाँ पे हर कोई सिमिलर चीज़ सेल करता है तो यूनिफॉर्म प्राइस प्रिवेल करता है। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स? सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। सो द नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स आर वेरी लार्ज। सेलर्स बहुत सारे बोल के कोई भी सिंगल सेलर प्राइस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है, और बायर्स बहुत सारे हैं, और तो किसी भी सिंगल बायर का बार्गेनिंग पावर ज़्यादा नहीं रहेगा क्योंकि बहुत सारे बायर्स हैं। नेक्स्ट इज होमोजीनियस प्रोडक्ट। ये एक ऐसा मार्केट है जिसमें जितने भी सेलर है ये सब सिमिलर प्रोडक्ट सेल करता है। देन फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, जैसे मैंने बताया था फ्रीडम ऑफ एंट्री एग्जिट मतलब कोई भी अपना बिजनेस इस मार्केट में खोल सकता है, और जो एग्जिस्टिंग सेलर है वो मार्केट से कभी भी बाहर निकल सकता है। So there is freedom of entry and exit. This market has freedom of entry and exit. Then perfect knowledge. All the buyers and sellers have perfect knowledge about the market. Then perfect mobility. Perfect mobility मतलब जो गुड्स है वो एक जगह से दूसरे जगह एकदम इजीली ट्रांसफ़र होता है इस मार्केट में। There is no restriction on their movement. Goods can be sold at any place. And the last one is absence of transportation cost. This is a form of market where transportation cost is nil. There is no transportation cost. एक बायर एक जो सेलर है अगर वो अपना गुड एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है तो इससे उसका खर्चा नहीं लेगा। ऑफ कोर्स दीज आर इमेजिनरी assumptions, इमेजिनरी कैरेक्टरिस्टिक्स। रियल वर्ल्ड में ऐसा पॉसिबल नहीं है। नाउ वन थिंग is very important about the perfect competition market is that the market all the sellers are price taker. That means they does not have any influence over the price of the product.
प्राइस जो है पहले से डिटरमाइन होता है, और प्राइस डिटरमाइन कहाँ पे होता है? इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में प्राइस डिटरमाइन होगा बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे को, वहाँ पे प्राइस तय होगा, और उस प्राइस को जो है एक सिंगल फार्म जो है उसी प्राइस से अपना प्रोडक्ट्स को सेल करेगा। सो प्राइस इज कांस्टेंट एंड द फार्म इज ए प्राइस टेकर। द फार्म डज नॉट हैव एनी इन्फ्लुएंस ओवर द प्राइस। क्यों? क्योंकि बहुत सारे सेलर है, तो अगर कोई सिंगल सेलर अगर अपना प्राइस कम करके सेल करता है तो बाकी सेलर्स भी उसको फॉलो करेगा, और अगर कोई सिंगल सेलर प्राइस बढ़ा देता है तो वो लॉस में जाएगा, क्योंकि बायर्स दूसरे सेलर के पास खरीदने जाएंगे। तो ना तो प्राइस बढ़ सकता है ना प्राइस कम हो सकता है। दैट इज वाई प्राइस इज यूनिफॉर्म एंड द प्राइस इज taken from the industry where the price is determined by the forces of demand and supply. Any individual seller does not have any influence over the price. And what are the shapes of revenue curves? Since price is equal to AR, ये हमने revenue chapter में देखा था, price is always equal to average revenue. And since price is uniform, so average revenue is also uniform and it is horizontal. And MR also is equal to AR. So this price line also is the AR curve of the firm, is the MR curve of the firm, and the demand curve of the firm also. The AR curve is the demand curve, and this TR increases at a constant rate. ये हम पहले चैप्टर में देख चुका है। That in a perfect competition market, TR increases at a constant rate. So TR curve is upward sloping straight line. Next market is monopoly market. Monopoly means single seller. Monopoly is a market where there is a single seller with no close substitute in the market. Monopoly एक ऐसा सेलर है जो वो सेल करेगा वो कहीं और नहीं मिलेगा, सिंगल सेलर है प्रोडक्ट का। What are its features? One seller and large number of buyers. इसका एग्जांपल जैसे रेलवे इन इंडिया इज ए मोनोपोली कंपनी, सिंगल है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रन्स द रेलवे, और रेलवे जो है मोनोपोली है क्योंकि सिंगल सेलर है। उसी तरह अगर किसी एरिया के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने वाला एक ही कंपनी है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी भी मोनोपोली बन जाएगा। या फिर सिलेंडर प्रोवाइड करने वाला गैस एजेंसी, अगर एक ही गैस एजेंसी है किसी भी मार्केट में किसी भी एरिया में तो वो भी मोनोपोली होगा। मोनोपोली मीन सिंगल सेलर, वो जो सेल करता है वो कहीं और नहीं मिलता है। सो वन सेलर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोली मार्केट। रेस्ट्रिक्शंस ऑन एंट्री ऑफ न्यू फार्म्स, नए जो फार्म्स है वो इस मार्केट में एंटर नहीं कर सकते, रेस्ट्रिक्टेड होता है। ये रेस्ट्रिक्टेड कैसे होता है ये हम देखेंगे यहाँ पे। हाउ डज ए मोनोपोली मार्केट अराइजेस? तो पहला रेस्ट्रिक्शन क्या है? गवर्नमेंट लाइसेंसिंग और गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी या इंडिविजुअल को लाइसेंस देता है कि वही इस प्रोडक्ट को बनाएगा तो फिर बाकी कोई भी वो प्रोडक्ट नहीं बना सकता है। तो इससे क्या होगा? मोनोपोली क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि रेलवे इन इंडिया इज रन बाय ओनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सो मोनोपोली बन जाता है। या फिर किसी एक पर्टिकुलर एरिया में अगर एक इंडिविजुअल को दे दिया, गैस एजेंसी अगर किसी एक इंडिविजुअल को दे दिया तो वो भी मोनोपोली बन जाएगा। तो ये है गवर्नमेंट लाइसेंसिंग और गवर्नमेंट कंट्रोल। दूसरा तरीका है न्यू एंट्री को बैन करना, इज पेटेंट राइट्स। पेटेंट राइट मतलब लीगल राइट्स। कोई भी कंपनी या कोई भी पर्सन जब खुद कुछ इन्वेंट करता है, खुद कुछ बनाता है या फिर नया टेक्नोलॉजी वो इन्वेंट करता है तो फिर कोई दूसरा इंडिविजुअल या कंपनी या बिजनेसमैन उसको कॉपी नहीं कर सकते। ये इसको हम बोलते हैं पेटेंट राइट्स। तो पेटेंट राइट्स से कॉपी कोई मेरा टेक्नोलॉजी को कॉपी नहीं कर सकता। इससे क्या होता है? मोनोपोली क्रिएट होता है। जैसे कि एप्पल, जो एप्पल ब्रांड है, कंपनी है, उसका टेक्नोलॉजी दूसरा कोई कॉपी नहीं कर सकता है। सो ये मोनोपोली बन जाता है।
उसके बाद है कार्टेल। कार्टेल मीन्स अगर कोई भी प्रोडक्ट का सेलर, नंबर ऑफ सेलर अगर कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का बहुत कम है, कोई भी एक प्रोडक्ट का सेलर्स अगर बहुत कम है, तो जितने भी सेलर है, 4-5 सेलर, वो सब ग्रुप अगर बन जाए, अगर एक साथ आ जाए, तो वो बन जाएगा कार्टेल। फिर वो भी एक मोनोपोली हो जाएगा। जैसे कि जो ऑयल है, जो क्रूड ऑयल है, वो दुनिया में सिर्फ 10-12 देश में ही, 10-12 देश ही है दुनिया में जो 80 से 90% क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, जो पेट्रोल डीजल होता है, मेनली अरब कंट्रीज, अमेरिका एंड रशिया। तो ये सब ने मिलके एक ग्रुप बनाया है, ओपेक बोलते हैं, ओपेक नेशंस, ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ये ओपेक जो है, OPEC, ये भी एक फॉर्म ऑफ कार्टेल है, क्योंकि नंबर ऑफ सेलर बहुत कम है, 10-12 ही है, तो ये सब एक साथ आगे ग्रुप बना लिया और क्या बन गया, मोनोपोली। सो इसको कार्टेल बोलते हैं। उसके बाद है नेचुरल ऑकरेंस। कभी कभी कोई प्रोडक्ट जो है नेचुरली बाय नेचर किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिलता है, दूसरा जगह में वो नहीं होता है, तो नेचुरल ऑकरेंस से भी मोनोपोली क्रिएट हो सकता है। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजंस देयर इज रेस्ट्रिक्शन ऑफ एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स। ये सब रीजंस की वजह से मोनोपोली क्रिएट होता है और दूसरे फार्म या दूसरे बिजनेस उसमें एंटर नहीं कर सकते। देन देयर इज नो क्लोज सब्सटीट्यूट। सब्सटीट्यूट मतलब दोज गुड्स विच आर यूज फॉर इन प्लेस ऑफ वन अनदर। क्योंकि मोनोपोली जो सेल करता है कहीं और नहीं मिलता है, तो नो क्लोज सब्सटीट्यूट इज अवेलेबल वट एवर द मोनोपोली सेल। मोनोपोली इज ए प्राइस मेकर। हमने देखा था परफेक्ट कंपटीशन में, परफेक्ट कंपटीशन इज ए प्राइस टेकर। वो प्राइस जो है डिटरमाइन होता है डिमांड एंड सप्लाई से, और फार्म का प्राइस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता है। लेकिन मोनोपोली के केस में मोनोपोली इज ए प्राइस मेकर। वो अपना प्राइस खुद डिसाइड करता है, क्योंकि सिंगल सेलर है, दूसरा कोई है ही नहीं कंपटीशन मार्केट में, कोई सेल करने वाला है ही नहीं, तो वो अपना प्राइस खुद तय करता है। सो मोनोपोली इज ए प्राइस मेकर। देन पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मोनोपोली जो है प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। दैट मीन्स वो अलग अलग कंज्यूमर से अलग अलग प्राइस, सेम प्रोडक्ट का अलग अलग प्राइस चार्ज कर सकता है, या फिर सेम प्राइस में अलग अलग कंज्यूमर को डिफरेंट क्वांटिटीज भी सेल कर सकता है। ये पॉसिबल है क्योंकि मोनोपोली सिंगल सेलर है। इसको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। शेप ऑफ AR, दैट इज डिमांड कर्व। AR इज द डिमांड कर्व एंड MR अंडर मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट इज ए प्राइस टेकर। मोनोपोली अपना प्राइस खुद डिसाइड करता है, लेकिन कंज्यूमर उस प्राइस में, कंज्यूमर कितना खरीदेगा, बायर कितना खरीदेगा, वो बायर के ऊपर डिपेंड करता है। मोनोपोली तो प्राइस तय कर देता है, लेकिन ये बायर तय करेगा कि उसको उस प्राइस में कितना खरीदना है। दैट मीन्स मोनोपोली को अगर ज़्यादा सेल करना है तो उसको अपना प्राइस कम करना ही पड़ेगा, अदरवाइज बायर खरीदेगा ही नहीं। बायर जो है वो लेस प्राइस से ही इन्फ्लुएंस होता है। बायर कभी ज़्यादा प्राइस से ज़्यादा नहीं खरीदता है। तो मोनोपोली को अगर ज़्यादा सेल करना है, इवन इफ इट इज़ ए सिंगल सेलर, उसको अपना प्राइस कम करना पड़ेगा। दैट इज़ वाई AR विच इज़ द डिमांड कर्व slopes downward, and MR curve is also slopes downward and below AR. And one more important thing is that the demand curve of the monopoly firm is inelastic. EP is less than 1. Inelastic means if monopoly increases the price or decreases the price, the change in demand will be less than the change in price, because of the characteristics of this market, that is single seller, no close substitute, no entry of new firms, etc. So under monopoly market, average revenue slopes downward. MR also slopes downward and it is below AR. Average revenue is the demand curve of the firm. This already has been discussed. How does monopoly market arises? Next is monopolistic competition market. It is a market where many buyers and sellers sells closely related but differentiated products. ये एक ऐसा मार्केट है जिसमें बहुत सारे बायर और सेलर है, लेकिन जो सेलर है वो कैसा प्रोडक्ट सेल करेगा, क्लोजली रिलेटेड है लेकिन फिर भी डिफरेंट है। जैसे कि
प्रोडक्ट जो कि डिफरेंट ब्रांड, कलर, शेप और साइज का होता है। जैसे कि टूथपेस्ट बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स का, शेप, कलर, वेट का मिलता है। हेयर वेल, शैम्पू प्रोडक्ट, टीवी सेट, मोबाइल सेट, जनरली जितने भी प्रोडक्ट्स है हमारे आसपास ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं, क्लोजली रिलेटेड बट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। सो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक ऐसा मार्केट है जिसमें बहुत सारे सेलर्स और बायर्स होते हैं और सेलर कौन से प्रोडक्ट सेल करेंगे, क्लोजली रिलेटेड बट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। व्हाट आर द फीचर्स? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, जैसे कि मैंने बताया ये एक ऐसा मार्केट है जिसमें प्रोडक्ट्स जो है क्लोजली रिलेटेड हो गए, क्लोजली रिलेटेड बट डिफरेंट। सो ये जो डिफरेंट ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका यूज सिमिलर होता है लेकिन अलग अलग ब्रांड्स के नाम से जाने जाते हैं, अलग अलग शेप, साइज, कलर, क्वांटिटी में आता है, ये सब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का फीचर्स है जो कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में पाया जाता है। नेक्स्ट इज सेलिंग कॉस्ट। In the monopolistic competition market, since those products are sold which have the same use but different brands, so इस मार्केट को अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए एडवर्टाइज करना पड़ता है, उसको एडवर्टाइज करना पड़ता है। सो बेसिकली सेलिंग कॉस्ट हियर मीन्स एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, क्योंकि यूज सेम है प्रोडक्ट का लेकिन ब्रांड बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स का है, अलग अलग शेप, साइज, कलर और क्वांटिटी का है। तो सेलिंग कॉस्ट जो है वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली मार्केट। और एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़रूरी है इन दिस फॉर्म ऑफ मार्केट। देन फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। सो इस मार्केट में फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट है, कोई भी बिजनेस खोल सकता है मार्केट में और कोई भी एग्जिस्टिंग फर्म कभी भी क्लोज कर सकता है। नॉन प्राइस कंपटीशन, ये एक ऐसा मार्केट है जिसमें कंपटीशन जो है प्राइस से नहीं होता है। दैट मीन्स प्राइस कम कर दिया, प्राइस बढ़ा दिया, इससे कंपटीशन नहीं होता है। कंपटीशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट वेरिएशन एंड एडवर्टाइजमेंट। डिफरेंट प्रोडक्ट का वेरिएशन लाके, डिफरेंट नए नए मॉडल्स को लाके, नए नए टेक्नोलॉजी को लाके और एडवर्टाइज करके उसको यहाँ पे कंपटीशन किया जाता है। This is about non-price competition. Next is shape of AR/MR in monopolistic competition market. So here also it's similar. If the market wants to sell more product, it has to lower its price. Price lower करना पड़ेगा. That means ज़्यादा सेल होने के साथ साथ प्राइस कम हो जाता है। प्राइस इज AR, प्राइस कम हो जाता है मतलब AR भी घटता जाता है, इसीलिए AR का डाउनवर्ड स्लोप है। घटता है मतलब डाउनवर्ड स्लोप, एंड AR इज द डिमांड कर्व ऑफ द फर्म। MR also slopes downward and it's below AR. But the difference between monopolistic competition market shapes of demand and curve and between monopoly is that in monopoly elasticity is inelastic. Elasticity of demand is inelastic. Whereas in monopolistic competition market elasticity of demand is highly elastic. ये एक ऐसा मार्केट है जिसमें अगर प्राइस चेंज होता है तो डिमांड में चेंज ज़्यादा आएगा बिकॉज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि बहुत सारे सेलर है, बायर है। देयर इज फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट जो कि मोनोपोली में नहीं था। इन मोनोपोली देयर इज ओनली वन सेलर, देयर इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, देयर इज रेस्ट्रिक्शन इन एंट्री, दैट्स व्हाई इट इज इनइलास्टिक। प्राइस अगर चेंज हुआ डिमांड में ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, जबकि क्योंकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बहुत सारे बायर एंड सेलर है, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट भी है, तो इसमें जो इलास्टिसिटी है वो हाईली इलास्टिक है। प्राइस अगर थोड़ा सा भी चेंज हुआ डिमांड में उससे ज़्यादा चेंज आएगा। एंड द लास्ट फॉर्म ऑफ मार्केट इज ओलिगोपोली मार्केट। ओलिगोपोली मार्केट इज अ मार्केट वेयर फ्यू वीक फार्म्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एग्जिस्ट। ये एक ऐसा मार्केट है जिसमें नंबर ऑफ सेलर बहुत ही कम है, फ्यू। जैसे कि मैंने क्रूड ऑयल का एग्जांपल दिया था, नंबर ऑफ सेलर्स आर वेरी फ्यू। फिर और भी इसके एग्जांपल्स है, जैसे कि एयरलाइन कंपनी, बहुत ही कम ही कंपनीज है
जो जैसे कि इंडिगो हो गया, एयर इंडिया, बहुत ही कम कंपनीज है जो एयरलाइंस चलाते हैं। सो ओलिगोपोली एक ऐसा मार्केट है जिसमें नंबर ऑफ सेलर्स बहुत कम है और नंबर ऑफ बायर्स बहुत सारे। तो फ्यू सेलर्स उसका फीचर्स है इंटरडिपेंडेंस, जितने भी सेलर है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, अपना खुद डिसीजन लेते हैं। नॉन प्राइस कंपटीशन, मतलब एडवर्टाइज होके प्रोडक्ट वेरिएशन करके कंपटीशन होता है। एंट्री बैरियर्स है, क्योंकि ये सब मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए, तो हर कोई इस मार्केट में एंटर नहीं कर सकता है। एयरलाइन का बिजनेस हो, हर कोई एंटर नहीं कर सकता है। सो दिस इज अबाउट ओलिगोपोली मार्केट। There are also some other forms, but these are not there in your syllabus. So basically, in this chapter, we have discussed about perfect competition market. Perfect competition means where there are huge sellers and buyers selling homogeneous product. Then imperfect competition, and the many forms of imperfect competition are monopoly, monopolistic competition, and oligopoly. All this has been discussed. So this is all about the concept of market. The next video will be the last video of part A. So this is all about this video. Thank you.